कल हमने बात किया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। क्या हुआ भाई, आज क्या हुआ, दिवाकर से पूछा गया दिवाकर कहाँ चलना है, तो दिवाकर पहले तो बोलता नहीं है, हम तो दिवाकर भाई दे देगा, अभी 2-4 दिन लग जाएगा उसको रिप्लाई देने में, किस्तों में तो रिप्लाई देता है वो तो नहीं। अरे नौशाद को मत पूछो भाई, वो तो चुप ही नहीं रहता क्लास में, ठीक है लिख लो ना, चलो लिख लो। अगला क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। चलो अभी हमने जो बात किया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में, शिवम हमने कल किसके बारे में बात किया था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो उसके बारे में कौन बताएगा भाई, चलो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताओ। तीन म्यूचुअली क्या कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी एक एक्सिस के अबाउट मुझे पता है, ठीक है ना, अगर किसी दो एक्सिस के बारे में मुझे पता है, तो जो तीसरे वाले का होगा उन दोनों के सम के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक बार इसमें कंडीशन क्या था, उन दोनों में से अगर कोई भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो वैलिड नहीं होगा, हाँ क्या। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था वो कैसे बॉडी के लिए वैलिड था, राइट है, प्लेनर बॉडी के लिए, हाँ भैया। अच्छा, ये प्लेनर बॉडी के लिए क्यों एप्लीकेबल था, इसका मैंने कल कारण भी बताया था ना, बताओ क्यों था। अरे भाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होता है वो प्लेनर बॉडी के लिए वैलिड था ना, नहीं समझे, नहीं सर, तो उसका कारण बताया था कि ऐसा क्यों। अरे पाइथागोरस थ्योरम कुछ होता है, वहीं से तो वो डिराइव होकर के आया था ना, हाँ कि ना। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो किसके लिए होता है, प्लेनर मतलब कि शेप के लिए होता है, मतलब कि जैसे कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, प्लेनर है ना, वही बात है ना। चलो सब है तो समझ में आ गया बात है। चलो अब हम बात करते हैं भाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अब मान लो कि हमने एक बॉडी ले लिया भाई, ठीक है, रैंडम बोल रहे बॉडी, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो हमने सपोज कर लिया कि जो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे, ये क्या भाई, सेंटर ऑफ मास हो गया। अब हमने इस बॉडी जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, ये बॉडी कैसा भाई, कंटीन्यूअस बॉडी है। अब सोचो कि इस बॉडी जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स कितना भाई, x c, y c, हाँ कि ना, मतलब कि यहाँ से देखो ये इसका x कोऑर्डिनेट क्या भाई, x c है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या भाई, y c, हाँ कि ना। चलो ठीक है। और हमने क्या करा भाई, छोटा सा एक मास हमने मान लिया है dm, हमने क्या माना भाई, एक छोटा सा मास हमने क्या मान लिया है, dm। उस dm मास का जो कोऑर्डिनेट्स है x, y, हाँ कि ना, x, y। और उस dm मास का जो मतलब कि ये समझो कि कोऑर्डिनेट्स है किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हमने मान लिया कि x1, y1 है, मतलब कि उसका x कोऑर्डिनेट कितना भाई, x1 है, y कोऑर्डिनेट कितना भाई, y1 है, हाँ कि ना। तो देखो सब लोग, अगर हम और एक जो कि ये हमारा जो एक्सिस है, इस वाले एक्सिस के ओर मूवमेंट का, तो ये वाला क्या एक्सिस है, z एक्सिस है, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा शिवम। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो देखो इसका जो x कोऑर्डिनेट ये वाला होगा नहीं होगा, xc, और इसी के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई, yc, हाँ कि ना, बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ से जो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का, वो हमने मान लिया d, उसको हमने क्या मान लिया भाई d। तो उस d की जो वैल्यू होगी, तो d की जो वैल्यू होगी अंडर रूट xc का स्क्वायर yc का स्क्वायर, हाँ कि ना, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलो अगर हम उसी को मान लेते हैं कि लेट
कोऑर्डिनेट्स ऑफ dm विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा भाई, इज x1, y, हाँ कि ना, x1, y1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास से उस डीएम मास का जो x कोऑर्डिनेट कितना हुआ, x1, y कोऑर्डिनेट कितना हुआ भाई, y, हाँ कि ना, मतलब कि C1 देखो इस सेंटर ऑफ मास से ही अगर हम देखें कि इसका जो x कोऑर्डिनेट x1 हुआ, शिवम, और उसी का हम ऐसे देख सकते हैं, यही जो डीएम मास है ना भाई, उसका y कोऑर्डिनेट कितना हुआ भाई, y। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं जो x है, x क्या भाई, डीएम मास का x कोऑर्डिनेट है, x क्या है, डीएम मास का x कोऑर्डिनेट तो है ना। तो अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा भाई, देखो x इक्वल टू xc प्लस x1 हुआ नहीं हुआ, ये बात समझ आ रही है शिवम, और y इक्वल टू yc प्लस 1, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो अली पक्का, चलो और ये समझ में आ गया सबको। अब ये देखो, और हमने देखो ये मान लिया कि जो यहाँ का ये जो डिस्टेंस है डीएम मास का, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा किससे, इस z एक्सिस से, वो कितना होगा बताओ जिसे, वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अभी होगा कि नहीं होगा, होता है सुनो क्या, x के 1 प्लस y के 1 कितना हुआ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट, अंडर रूट, हाँ कि ना, ठीक है। अब ये देखो चलो उसी का हम देख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डीएम मास फ्रॉम z एक्सिस, हाँ कि ना, इज कितना जाएगा, उसको हमने मान लिया कि क्या है, उसको हमने मान लिया कि स्मॉल d है, ठीक है ना, स्मॉल d, तो उस स्मॉल d की वैल्यू कितनी रहेगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हाँ कि ना। ये देखो ये तो छोटी छोटी बातें, इनमें ये बात समझ में आ गया। अब हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। अब देखो तो लोग हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about an axis passing through center of mass and parallel to z axis, ठीक है। उसको हमने क्या दिया भाई, xc, तो xc हमने लिया भाई, तो उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना भाई, देखो हमने क्या किया भाई, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द z एक्सिस, तो ये वही यही वाला एक्सिस होगा नहीं होगा, इस वाले एक्सिस से इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना भाई, सेंटर ऑफ मास से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डीएम मास फ्रॉम z एक्सिस पे दिया हुआ है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, नहीं होगा नहीं, हाँ 1 आएगा ना, कैसे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए उस डीएम मास का, कहां से, उस एक्सिस से जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, यहां यही वाला होगा नहीं होगा, हाँ कि ना। तो इस वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का रूट, अब फिर से उसको दोबारा हम स्क्वायर करें तो यही कहानी आएगी, नहीं है, अभी समझाएंगे ठीक है। तो चलो भाई इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1, हमने इसको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, समझे सीमा। चलो अब ये देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट z एक्सिस, हाँ कि ना, इसके z एक्सिस
कितना जाएगा, हमने मान लिया क्या भाई आई, हमने कितना मान लिया आई, तो वो कितना जाएगा dm, और उस dm मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस z एक्सिस से, कितना बता दो मुझे। उसको हमने क्या माना है, d माना है ना, वही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द dm मास फ्रॉम z एक्सिस, वो कितना हुआ, उसको हम पुट करेंगे उसी का स्क्वायर, d का स्क्वायर कर देंगे, तो फिर से वो कितना जाएगा dm x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अली नहीं समझे क्यों, चलो तो ये कितना जाएगा भाई, देखो सब लोग dm x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हाँ है ना। अब ये देखो x की वैल्यू क्या है, xc प्लस x1 है, y की वैल्यू क्या है, yc प्लस y1 है। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो ना, हम क्या लिख सकते हैं xc प्लस x1 को होल स्क्वायर, हाँ कि ना, किसी को दिक्कत है। अब हम उसी को अब अलग कर लेते हैं भाई, dm वो कितना जाएगा yc प्लस y1 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, ये बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। अब इनका स्क्वायर कर दो भाई, देखो तो i की वैल्यू कितनी जाएगी, ये कितना जाएगा भाई xc का स्क्वायर, हाँ कि ना, प्लस x1 का स्क्वायर 2x1, और ये कितना भाई x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dm, देखो yc का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2yc y1, हाँ कि ना, ठीक है। अब ये देखो कि जो x, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि dm xc का स्क्वायर, वहां पे क्या है भाई yc का स्क्वायर, इन सबको हम अलग अलग करते हैं। अब देखो तो dm xc का स्क्वायर yc का स्क्वायर वो नहीं हुआ, और प्लस ये dm x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर, हाँ कि ना, और प्लस 2 को बाहर ले लो भाई, 2 dm x1 xc प्लस 2 dm y1 yc, हाँ कि ना। अब एक बात बताओ कि ये वाला जो कहानी है, ये कहानी क्या है, अरे वो तो आई सेंटर ऑफ मास है ना, हाँ कि ना, इसकी जगह हम लिख सकते हैं। और ये वाला जो टर्म्स है ये तो कांस्टेंट है ना भाई, वो तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है उस z एक्सिस से कितना है d, वो कभी चेंज करेगा क्या, वो तो नहीं करेगा, तो वो कितना रहेगा, हमने उस d स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, अब हमने क्या दिया भाई dm मास, हाँ कि ना। सर वो क्यों नहीं करेंगे, क्या चीज, कैन क्यों नहीं करेंगे, अभी भाई इस पर्टिकुलर x को इस वाले मतलब डायग्राम के लिए सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस को भी चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा ना, बात समझ आ रही है, ठीक है। और ये कितना होगा भाई समझो x सेंटर ऑफ मास, हाँ कि ना, और ये वाला जो क्वांटिटी है ये दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अभी जीरो क्यों हो रहे हैं ये भी बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखो हमारा पास देखो, अगर हम dm को इंटीग्रेट करें टोटल मास आ जाएगा नहीं आ जाएगा, dm को इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा टोटल मास, तो ये कितना आ जाएगा md स्क्वायर प्लस i सेंटर ऑफ मास, हाँ कि ना। देखो यही जो फॉर्मूला हमारा आया i इक्वल टू कितना आया i सीधा प्लस md स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको सब लोग जल्दी से नोट करो, फिर हम ये वाला बता रहे हैं कि ये जीरो क्यों हो रहा है ना, चलो जल्दी से करो। देखो अब ये वाला टर्म्स में क्या बोला भाई कि ये जीरो है ना, ये वाला टर्म्स क्या है भाई जीरो है। अभी ये जीरो कैसे है पहले इसको समझो, ठीक है ना। देखो कैसे जीरो, इसको मिला देते हैं ना, नोट कर लेते हैं। चलो देखो ये वाला जो टर्म्स है जो हमारा दिया हुआ है dm, और ये x को उधर ले लो भाई 2x x, हाँ कि ना। ये वाला टर्म्स जीरो कैसे है, देखो
एक्चुअल में होता क्या है, जो हम लोग x सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ठीक है ना, x सेंटर ऑफ मास क्या निकालते हैं, x dm अपॉन क्या थे भाई, dm, ऐसे लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो टर्म जो ये वाला क्या दिया बता रहा है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और ये x कोऑर्डिनेट है और ये मास का x कोऑर्डिनेट है ही नहीं है, लेकिन ये x सेंटर ऑफ मास हमने कहां से लिया है, ओरिजिन से लिया है, हमने कहां से लिया भाई, ओरिजिन से। लेकिन यहाँ अब इसी तरीके से यहाँ पे समझो कि x सेंटर ऑफ मास और इनटू यहाँ पे dm, और ये कितना था भाई, x dm, ऐसे हम लिख सकते नहीं लिख सकते। अगर तुम्हारा ओरिजिन ही जीरो हो जाए, मतलब कि और ओरिजिन से मतलब कि जो x सेंटर ऑफ मास क्या है वो जीरो हो जाए, तो हम कुछ भी करें, कितना भी मास ले लें और कितना भी उसका कोऑर्डिनेट ले लें, तो क्या हो जाएगा भाई, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो जीरो ही तो होगा ना, नहीं समझे बात को। अच्छा अभी ऐसे समझो कि हमने क्या बोला, एक रॉड लिया हमने, ये हमारा ओरिजिन है, हाँ कि ना, ये बात तो हमको समझ में आ रहा है कि x सेंटर ऑफ मास क्या भाई, जीरो है, हाँ कि ना। तो अगर हम x सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो ये वाला पूरा टर्म्स जीरो हुआ कि नहीं हुआ, शिवम, इसको जीरो होने का मतलब क्या, x से ये कुछ भी रहे वो जीरो ही तो होगा ना, हाँ कि ना। लेकिन हमने कहां से लिया है, x कहां से लिया भाई, सेंटर ऑफ मास से, तो x सेंटर ऑफ मास, देखो ये जो हमने कहां से लिया है, सेंटर ऑफ मास से तो लिया है, हम कहीं देखो x सेंटर ऑफ मास कहां से लिया है, जो हमारा जो ये सेंटर ऑफ मास हो गया, x हमने कहां से लिया है, सेंटर ऑफ मास से, तो उसके रिस्पेक्ट में पूरा इंटीग्रल तो जीरो ही तो आएगा ना भाई। तो ये वाला जो टर्म्स है x1 कहां से है, सेंटर ऑफ मास से है ना, ये कहां से है, सेंटर ऑफ मास से, तो सेंटर ऑफ मास से कितना भी करके इंटीग्रल तो फाइनल क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा ना भाई, हाँ कि ना। अब इसी तरीके से इसमें भी है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हम देखो ये y1 कहां से दिया है, सेंटर ऑफ मास से, तो टोटल इंटीग्रेट करोगे सब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही तो हम कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा और 2yc dm y1 ये भी टर्म्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल जो फार्मूला आया क्या भाई, x सेंटर ऑफ मास प्लस mt स्क्वायर, तो इसका जो फाइनल डायग्राम होगा तुम्हारा इस तरीके से होगा, देखो देखो सब लोग, मान लो कि इस तरीके से है, हमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए, इस एक्सिस के वो, मान लो कि जो ये क्या भाई, सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना भाई, d है, और इस बॉडी का जो मास है वो कितना भाई, m, हाँ कि ना। तो क्या हो जाएगा भाई, वही देखो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना भाई, x सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट कितना भाई, i, तो हम i उसी i को हम क्या लिख सकते हैं, i सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, हाँ कि ना। और दोनों एक्सिस क्या है यहाँ पे, पैरेलल है, ठीक है ना। मान लो ये एक्सिस क्या भाई, a1 है, ये क्या है एक्सिस a2, बोथ एक्सिस आर पैरेलल। ठीक है ना, चलो इसको नोट करो, इसको नोट नहीं करना, ये जो मैंने तुमको बस समझाया है, जो फाइनल तुम्हारा रिजल्ट है वो ये है ना, किसको, हाँ ये डायग्राम, जो फाइनल तुम्हारा ये डायग्राम